हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बीवीआई क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें 8 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में है, मतलब 5 मार्क्स का है। तो 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये सब का सोल्यूशन ठीक है स्मूथली अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, तो आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्या करो कि ये क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो आप लोग को 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से बनाना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको लिख लेना है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1। आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ बराबर 0 कर लेना है। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है तो यहाँ पे है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो चर है x, इसको ऐसे लिखेंगे और 2 लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और जब ऊपर में x लिखेंगे, x का मतलब जो चर लिखेंगे उसका गुणांक छोड़ देना है और इसका गुणांक लिखना है यहाँ 1 और यहाँ पे 2, फिर लिखना है -5 -8। y बराबर, देखो जब y लिख रहे हो तो y का गुणांक इस बार नहीं लिखना है और जहाँ पे इसको ख़त्म किए हो वहाँ से शुरू करना है। -5 -8, y का गुणांक तो लिखना नहीं है, तो बचा हमारे पास 2 और 3। तो 2 और 3 लास्ट में अचर के लिए पहले x लिखेंगे, y लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। कहाँ से शुरू करना है, तो जहाँ पे इसको छोड़े थे तो 2 3, तो 2 3 लिखना है। अब जब 1 यहाँ लिखोगे तो इस कांस्टेंट को नहीं लिखना है, तो 2 3 लिखे हो तो उसके बाद 1 और 2 लिखना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करके बीच में माइनस का साइन देंगे। x बटा ये दोनों को गुना करो -8, बीच में माइनस का साइन, फिर इधर से गुना करो -10। y बटा इसको क्रॉस गुना करना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम है। ये दोनों को गुना करोगे -15, बीच में माइनस देना है, फिर इधर से गुना करोगे तो -16 बराबर 1 बटा इधर से गुना करोगे तो 4, बीच में माइनस, इधर से गुना करोगे तो 3। तो यहाँ हो जाएगा x बटा -8 माइनस माइनस प्लस 10। तो यहाँ पे 2 बचेगा, y बटा -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 16 में से 15 घटाओगे तो 1 बचेगा और 1 बटा 1। एक बार आप x/2 को इस कांस्टेंट से बराबर कर लेना, यानी x/2 बराबर 1, और एक बार करना y बटा 1 बराबर 1, यानी कि y बराबर 1। तो एक आंसर ये हो गया और यहाँ से एक आंसर आ गया x बराबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि AP निकालना है। ठीक है, जिसका 5वां पद दिया हुआ है, तीसरे और 8वें पदों का योगफल दिया हुआ है 34। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो AP का कंसेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझा देते हैं कि AP के nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब कि nवां पदों का n पद का फॉर्मूला क्या होता था, जिसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
तो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे पांचवा पद दिया हुआ है 15, ठीक है, यानी कि क्या क्या गिवन है, तो t5 बराबर दिया हुआ है 15। अब t5 से अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, t5 का फॉर्मूला, तो देखो t5 की जगह फॉर्मूला लगेगा a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। ए फॉर्मूला लगाए n माइनस वन, एन की जगह यहाँ पे 5 है, बराबर 15। तो सबसे पहले इसमें आप लिख लोगे कि माना कि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, क्योंकि वो नहीं पता है, वही निकालना है। अगर वो निकाल लेंगे तो AP निकल जाएगा। तो आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, क्या स्टार्ट कर सकते हो कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर लिखना कि चूंकि Tn बराबर इतना और यहाँ पे T15 दिया हुआ था, इसका आधार पर हम फॉर्मूला लगा लिए। तो यहाँ से a प्लस 4d बराबर 15 एक समीकरण है। देखो यहाँ पे दो अननोन है, हमको a पता नहीं है और d पता नहीं है, तो कम से कम दो इक्वेशन बनाना होगा। और इसके लिए आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक तो पांचवा पद दिया हुआ है, तीसरा और आठवां पद का योगफल दिया हुआ है 34। इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि t3 प्लस t8 तीसरा पद और आठवां पद दोनों का योगफल कितना है, 34 है। तो इसके आधार पे अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो t3 का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी प्लस t8 का लिखोगे तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी बराबर 34। फॉर्मूला जो यहाँ लिखा गया वही a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 2d और यहाँ हो जाएगा a प्लस 6d, दोनों का योगफल 34। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। एक समीकरण यहाँ पे है a प्लस 4d, देखो a प्लस 4d इक्वल टू 15, यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण को हल करके आपको निकालना होगा a और d का वैल्यू। a और d अगर कैलकुलेट कर लिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें 2 से गुना करो ताकि ये 2a हो जाएगा, घटा देना। तो जैसे ही घटाओगे कट जाएगा, यहाँ होगा 8d माइनस यहाँ पे 1 मिनट, पांचवा पद और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस 6d, तो 2a प्लस 8d, तो 1 आ गया और a प्लस 4d, दोनों को घटाएंगे तो d कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में इसमें एरर हो गया है, 1 मिनट फिर से इसको चेक कर लेते हैं। पांचवा पद दिया हुआ 15, तीसरा और आठवां पद, तो तीसरा और आठवां पद, ओहो यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, यहाँ आठवां पद था तो 8 माइनस 1 होगा और 8 में से 1 घटाएंगे, यहाँ होगा 7d, तो a प्लस 7d, a प्लस a हो जाएगा 2a और 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, तो 9d। अब सही है। तो देखो 9 माइनस 8 करोगे तो यहाँ बचेगा d और इक्वल टू 34 माइनस 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 4 बचेगा। तो d का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। तो d का वैल्यू अगर निकल गया तो d का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में ले जाकर रख दोगे तो a निकल जाएगा। देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, a प्लस 4d बराबर है 15 और a निकालना है और आपको d का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 4, तो 15, तो a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 16, a बराबर हो जाएगा -1। तो AP क्या बनेगा, तो देखो AP क्या बनेगा, तो AP क्या होता है, देखो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी को AP बोलते हैं। इसका व्यापक रूप ये होता है जिसमें a का वैल्यू आया -1, तो ये -1 और इसमें 4 जोड़ते जाओ, तो 4 जोड़ोगे -1 में
तो ये 3 बनेगा, फिर 4 जोड़ोगे 7 बनेगा, फिर 4 जोड़ोगे 7 और 4 11 और डॉट डॉट इस तरह से बनेगा। ठीक है, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे कि इसका 5वां पद लिखेंगे तो देखो -1 3 4 7 7 4 11 11 और 4 5वां पद में 15 बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर आपको क्या निकालना है कि इस द्विघात समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण को हल करने का 3 विधि होता है। एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, और गुणनखंड विधि से कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो ही जाए, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र 2 और मेथड होता है जिससे सभी टाइप का क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात सूत्र होता क्या है। तो देखिए द्विघात सूत्र का कंसेप्ट थोड़ा सा शुरू में बता देते हैं कि मान लो कि कोई भी द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले एक विवेचक होता है जिसको d से डिनोट करते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d निकालते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d निकालने के बाद आपको चेक करना होगा, इसमें हम थोड़ा सा चूँकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो ये भी बता देते हैं कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है। d बराबर 0, ये भी आप कंसेप्ट इसमें याद रखना कि d 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक एवं भिन्न। फिर याद रखना कि अगर d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं समान। और एक याद रखना कि अगर d लेस देन 0 मान को सोल्व करने आ गया तो यहाँ पे हम फिर x का वैल्यू निकालेंगे ही नहीं और लिख देंगे कि मूल क्या है, अवास्तविक है एवं भिन्न होगा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट d निकालने के लिए, यानी कि विवेचक या विविक्तकर बोलते हैं, तो विवेचक या विविक्तकर निकालने के लिए पूछ देगा, तो आपको ये याद रखना होगा। अब देखो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र में सबसे पहले d निकालते हैं और उसके बाद x का वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के आधार पे इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ a क्या है, x² के गुणांक कुछ नहीं पहले लिखा हुआ है, मतलब 1 है, b की जगह -3 है और c की जगह -10 है। ठीक है, तो a b c हम लोग पहले पता कर लिए, उसके बाद सबसे पहले d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला लगा देते हैं b² माइनस 4ac। तो b की जगह देखो -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -10। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो +9, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस माइनस यहाँ भी +40, तो ये आ गया 49। अब देखो x निकालना है, तो x बराबर फॉर्मूला लिखेंगे -b। तो -b की जगह है -3, देखो -b प्लस माइनस √49d और डिवाइडेड बाई 2a। तो a की जगह यहाँ पे है 1, तो 1। इससे x का आपको 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो देखो x बराबर होगा -3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और बटा 2। तो आंसर आएगा x बराबर एक बार 3 प्लस 7 बटा 2, यानी कि 10 बटा 2 5। और दूसरा बार में एक और निकालोगे तो निगेटिव ले लेना यहाँ पे 3 - 7/2। तो इसका आंसर 3 में से 7 घटाओगे, छोटा में से बड़ा घटाओगे तो निगेटिव और बटा 2। तो इसका मतलब एक आंसर आएगा -2 और एक आंसर आएगा 5, ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो -2 और 5 इस द्विघात समीकरण का हल हुआ। कौन सा विधि से निकाले, तो द्विघात सूत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का मस है, मतलब महत्तम समावर्तक दिया हुआ है और लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है। मस है HCF और एलसीएम दिया हुआ है 145 और 2175। यदि इसमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या होगा कि हम लोग को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये दोनों संख्याओं का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। एक कंसेप्ट है, दो संख्या का गुणनफल उसके HCF एवं LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक संख्या तो दिया हुआ है 725, दूसरा संख्या नहीं पता है, तो दो संख्या का गुणनफल, एक संख्या पता है दूसरा नहीं पता है, बराबर HCF गुना LCM। HCF के जगह लिख देंगे 145 गुना LCM दिया हुआ है लघुत्तम समावर्त 2175। बस यहाँ से आप क्या करोगे, B निकाल लो, 145 गुना 2175 और बटा में 725। अब आप काटोगे तो देखो 14 पचे 70 और 5 पचे 25, 5 से कट जाएगा। अब 5 का 20 और 1 पचती यही 15 और 5 पचे 25, तो आंसर आ जाएगा 435, यानी कि जो दूसरा संख्या है ये आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 435, ये आंसर हो गया। देखिए आज के क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, जो रिवीजन आपको करना है और आई होप आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा कंसेप्ट वाइज। अब जैसे मान लो कि कोई ज़रूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए, है ना, कि संख्या का HCF दिया हुआ LCM दिया हुआ एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालें। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद का मूल है, तो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो इसका क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर एक द्विघात बहुपद है x² + bx + c, तो इसका 2 गो मूल होगा। अगर जितना डिग्री है, देखो x का पावर यहाँ 2 है तो x का 2 गो मान निकलेगा। अभी इस वाला क्वेश्चन में किए थे, इस क्वेश्चन में 2 गो वैल्यू आया था। तो जितना डिग्री होता है, मतलब जितना घात होता है उतना उसका मूल आता है, x का मान उतना ही आता है। तो इस क्वेश्चन में भी इसका 2 गो मूल होगा। एक मूल को हम बोल रहे हैं अल्फा और दूसरा मूल को बोल रहे हैं बीटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों मूल है इस द्विघात का समीकरण का। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है कि मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला -b/a और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला c/a। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4x² - x + 1। यहाँ सबसे पहले देखोगे तो a की जगह है 4, b की जगह पे है -1 और c की जगह पे है 1। इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें तो देखो फॉर्मूला है -b/a, तो -b की जगह -1 और बटा a की जगह 4, तो 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a 1/4। c की जगह है 1 और 1 की जगह है 4, तो c/a 1/4। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा निकालें। तो तुम यहाँ पे क्या करना, एलसीएम ले लो, क्रॉस करोगे अल्फा स्क्वायर, इधर से क्रॉस करोगे बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा बीटा तो यहाँ पे पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है। तो एक काम करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का कोशिश करते हैं।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें तो ये दोनों तरफ वर्ग कर देना, तो इधर वर्ग किए तो इधर भी वर्ग करना होगा। तो यहाँ से निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1/16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, देखो अल्फा बीटा की जगह हम रख सकते हैं 1/4 और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/16 माइनस 2/4, ठीक है, या इसको काट भी सकते हो 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस 2 × 16 माइनस 7/16। इसका वैल्यू यहाँ लग रख देंगे, देखो ए वाला वैल्यू आ जाएगा -7/16 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की जगह 1/4। तो ये आंसर हो जाएगा -7/16 गुना 4/1, 4 × 16 आंसर हो जाएगा -7/4। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो कि दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 210, उन संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। देखिए दो लगातार प्राकृत संख्या आपको कैसे लेना है। आप दो तरह से सोच सकते हो, एक तो है कि मान लो कि पहला प्राकृत संख्या x है तो दूसरा को लगातार बोल रहा है तो x + 1 कर लो, ठीक है, क्योंकि दो लगातार प्राकृत संख्या, हर एक प्राकृत संख्या एक दूसरे से एक ज़्यादा होता है या एक कम हो सकता है। जैसे हम ऐसे ले सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या 6 है तो दूसरा 7 होगा, या ऐसे भी ले सकते हैं कि एक 7 है तो दूसरा 6 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक को x अगर मानेंगे तो दूसरा एक इससे ज़्यादा होगा। तो यही कंसेप्ट है, दो लगातार प्राकृत संख्या आपको लेना है तो एक को x मानना है और दूसरा को x + 1 मानना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिखेंगे कि माना कि क्वेश्चन नंबर 6, दो लगातार प्राकृत संख्या x एवं x + 1 है, ठीक है। दो लगातार प्राकृत संख्या दोनों का गुणनफल है। कहने का मतलब ये दोनों को गुणा करने से x में x + 1 को बीच में कुछ नहीं मैंने गुणा है 210 आना चाहिए। तो x ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² + x बराबर 210, x² + x माइनस 210 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना होगा, तो हल करोगे तो ये लिखोगे 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। इसमें x कॉमन ले लेना, x + 15 माइनस 14 कॉमन लेना ये दोनों में, तो x + 15 बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा x + 15 इंटू x माइनस 14 बराबर 0। और यहाँ से निकल जाएगा एक बार x + 15 बराबर 0 और एक बार करना x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से आएगा -15 और यहाँ से आएगा 14। अब देखो आंसर में हम ए वाला लिखेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि निगेटिव में प्राकृत संख्या नहीं होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो प्राकृत संख्या हम लोग को हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए आंसर लेंगे एक संख्या 14, एक संख्या x और दूसरा संख्या 14 + 1 यानी कि 14 और 15, ये आंसर होगा। यानी कि दो लगातार प्राकृत संख्या कौन कौन है? 14 और 15, जिसका गुणनफल 210 होगा। ये निगेटिव वाला को छोड़ देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो।
क्योंकि खुद से करके ना आंसर मैच करना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो सिक्का को एक बार उछाला जाता है, कह रहा है कि कम से कम, अब यहाँ देखो कम से कम ए वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक हेड आने का प्रायिकता क्या है। इस केस में देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दो सिक्का को अगर उछालेंगे तो क्या क्या आने का संभावना है। प्रायिकता में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श अस्पष्टि बोलते हैं, समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो दो सिक्का अगर उछालेंगे, दो सिक्का एक साथ उछालने पर या एक बार उछालने पर इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या क्या आने का संभावना है, तो क्या क्या आ सकता है, या तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या तो एक पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, या तो पहला पे हेड आए दूसरा बार में टेल आए। ठीक है, या तो दोनों सिक्का पे टेल आ जाए। ये चार संभावना है। तो इसको हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया। टोटल कितना आने का संभावना है, तो वो 4। अब देखो अगला बार में क्या कर रहा है कि हम एक इवेंट लेंगे, घटना जिसको बोलते हैं। क्या घटना घटना चाहिए, कम से कम एक हेड आने की घटना। तो कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो इसमें कौन कौन आएगा, तो इसी में से चुनना पड़ेगा आपको। कम से कम एक हेड, तो देखो कम से कम एक हेड यहाँ है, तो हाँ है। कम से कम मतलब एक से ज़्यादा चलेगा, कम से कम एक से कम नहीं चलेगा, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो यहाँ एक हेड है, यहाँ भी है, यहाँ एक हेड है, तो हाँ है। ठीक है, यहाँ एक भी हेड नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि इवेंट जो घटना घटा उसमें कितना संख्या है, तो 1 2 3, 3 संख्या आएगा। प्रायिकता का परिभाषा होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और बटा में 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड देखो थोड़ा सा कंसेप्ट और समझा देते हैं। याद रखना इसमें कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ये पॉइंट याद रखना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला तो याद ही रखना है, ये फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। और इसमें क्या क्या याद रखोगे, याद रखना कि निश्चित घटना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव अगर लिखे तो इसका प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि x बाई 1 1 और 7 0, ये 3 बिंदु जो है तीनों संरेख है। संरेख कहने का मतलब क्या होता है कि तीनों एक ही रेखा में है। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, उसका यूज करेंगे। सबसे पहले देखो कंसेप्ट थोड़ा समझा देते हैं कि मान लो कि एक त्रिभुज है, यहाँ है x1/1, यहाँ अगर है x2/2 और यहाँ है x3/3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मोड हम ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 x1, जब यहाँ x1 लोगे तो ये दोनों का बाई घटाओगे, बाई2 माइनस बाई3, प्लस फिर लोगे x2, जब x2 लोगे तो इसका बाई को छोड़ देना है, इसके बाई में से इसके बाई को घटाना है, प्लस x3, जब x3 लेना है तो ये बाई को छोड़ देना है, बाई1 माइनस बाई2 घटाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको 123, 231, 312 इस फॉर्म में भी याद रखता है। अब जैसे याद रखना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1, फिर कहाँ शुरू करेंगे, जहाँ पे 2 3 1
और फिर ठीक है यहाँ से बीच से 3 1 2, ठीक है। पहला वाला में x लेना है, ये दोनों बाई को घटाना है। पहला वाला में x लेना है, ये दोनों बाई को घटाना है। पहला वाला में x लेना है, ये दोनों बाई को घटाना है, ठीक है। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो कि 3 बिंदु संरेख हो गया, 3 बिंदु एक ही रेखा में हो गया, तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा? क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए तो हमको तीनों अलग अलग रेखा में होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। और एक ही रेखा में हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि यदि 3 बिंदुओं या बिंदुएं जो भी लिखो, 3 बिंदुएं संरेख हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकाल के 0 कर देना, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एक बिंदु है x बाई, दूसरा बिंदु है 1 2 तथा तीसरा बिंदु है 7 0 और ये तीनों संरेख है। तो देखिए यहाँ पे x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे और बराबर 0 कर देंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का कोशिश करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि तीनों बिंदु संरेख दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे तो देखो 1/2, x1 की जगह x लिखोगे, यहाँ लिखा x तो इसके बाई में से इसके बाई को घटाओगे, मतलब 2 - 0 प्लस, फिर इसका x लोगे 1, तो जब इसका x लोगे तो इसके बाई में से इसके बाई को घटाओगे, मतलब 0 - बाई प्लस, फिर यहाँ लोगे 7, जब 7 लोगे तो इसके बाई को छोड़ देना, इसके बाई में से इसके बाई को घटाना, बाई -2 अब बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, देखो 1/2 है, 2 को इधर ले जाओगे, 0 × 2 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 2x, यहाँ सोल्व करोगे -बाई और यहाँ हो जाएगा 7 बाई और -14 बराबर 0। 2x 7 में से 1 घटाओगे तो बचेगा यहाँ 6 बाई और -14 बराबर 0। आंसर ये भी छोड़ सकते हो और इसमें से 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेके लिख सकते हो। x + 3 बाई -7 बराबर 0। आप 2 को इधर ले जाइएगा तो फाइनल जो आंसर लिखाएगा x + 3 बाई -7 बराबर